जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे देखिए क्लास लेने वाले हैं। फर्स्ट क्लास है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी आपको शेयर सब्सक्राइब लाइक करिएगा। तो डेली मैं दोस्तों क्लास लूँगा आपकी चैप्टर वाइज यूपी होम गार्ड की। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोस्तों चलिए अब यहाँ पे आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए दोस्तों एकदम शुरू से पढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, यहीं से आने वाला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है देखिए, यहाँ पे मैं दोस्तों अभी चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा रेगुलर। तो वीडियो पे बने रहिएगा और डेली देखिएगा दोस्तों। ये जो है हमारा वीडियोस। तो यहाँ पे इतिहास का जो जनक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोट्स हैं। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल है वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भाग है यहाँ पे? फर्स्ट वाला है पूरा पाषाण काल, सेकंड वाला है मध्य पाषाण काल। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका टाइम नहीं है, ज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल तो इसका जो है टाइम है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और आगे आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है आग का आविष्कार यहाँ पे कब हुआ था। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल में हुआ था। जो पहिए का आविष्कार है वो भी नव पाषाण काल में हुआ था। और यहाँ पे जो है मनुष्य ने घर बनाने की जो प्रवृत्ति है वो दोस्तों यहाँ पे देखिए नव पाषाण काल में सीखी थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये सब है। आप लोगों को जो लोग दोस्तों पहले से पढ़े हुए होंगे वो लोग को पता होगा कि दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है। केवल होमगार्ड नहीं दोस्तों, यूपी पुलिस में भी काम आ जाएगा। पूरा पाषाण काल में मानव की जो जीविका थी उसका मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो तांबा ऑप्शन में रहेगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी की गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूँ थी। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य द्वारा जो फसल बोई गई थी वो कौन सी थी सबसे पहले। तो गेहूं की फसल मनुष्य ने सबसे पहले बोई थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जिन सिक्कों का लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो सिक्के मिले थे हड़प्पा सभ्यता में ये आहत सिक्के कहे जाते हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। आइए हम चलते हैं इम्पोर्टेंट दोस्तों जो प्रमुख वेद हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद तो दोस्तों यह सबसे प्राचीन वेद है। पूछेगा क्वेश्चन में सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं तथा 10,462 रचना हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। इस तरह से देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जो देवता सोम हैं उनका उल्लेख 9वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद में
21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच यह युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद या वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों है। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पर वेदांगों की संख्या कितनी है, यही पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में। तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सा वेदांग है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 4, या दोस्तों पूछेगा इसमें से वेदांग क्या है। तो इस तरह से देखिए, शिक्षा जो है ये वेदांग है। ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, यही दोस्तों 6 वेदांग है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो इस तरह से पूछेगा 18 पुराण होते हैं। अब पुराणों के जो रचयिता हैं दोस्तों वो लोमहर्ष हैं। और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन में देगा, जैसे पूछेगा राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में से आपको एक छांटना होगा। तो इस तरह से कल्हड़ सही चिन्ह लगाना है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। इस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा। इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। जो दोस्तों जैन लोगों का साहित्य होता है उसको आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। यह भाद्रबाहु ने लिखी है। तो दोस्तों जो कल्पसूत्र नामक पुस्तक है उसको लिखने वाले कौन है, उसको लिखने वाले भाद्रबाहु हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो जातक कथाएं होती हैं किससे संबंधित होती हैं दोस्तों, तो आपको इस तरह से देखना है। तो संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। इसमें महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म की कहानियों को बताया हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। जब पूछेगा दोस्तों सबसे प्राचीन, तो यहाँ पे आपको यही दोस्तों ऑप्शन में खोजना है कि मोहनजोदड़ो ऑप्शन में कहाँ है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। दोस्तों तो अब हम आ गए हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसी को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। इस तरह से पूछेगा दोस्तों, जो हड़प्पा टीला है उसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में किसने किया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि भी आती थी। जो सिंधु सभ्यता की खोज है राय बहादुर यानी दयाराम साहनी ने की थी। तो अगर इतना आप याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे।
यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपको लोथल आंसर लगा के आना है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक यानी कि चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, सिंधु समाज मातृसत्तात्मक समाज था। आज जैसे वर्तमान में पिता को वरीयता दी जाती है, किसके आप पुत्र हैं तो बताएंगे आप पिता का नाम, उस तरह से उस समय सिंधुवासी जो होते थे वो माता का नाम बताते थे। तो दोस्तों माता को पहचाना जाता था कि उन्हीं का मतलब बच्चा है या घर का है। और नेक्स्ट में आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी दोस्तों। तो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो सिंधुवासी थे बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, इस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो तो दोस्तों पाकिस्तान में भी है और ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहूदड़ो पाकिस्तान में भी है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो है दोस्तों राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो यहाँ पे जो लोथल है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ दोस्तों पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। और आलमगीरपुर जो है वो मेरठ दोस्तों, मेरठ में है। हिंडन नदी जो मेरठ है दोस्तों यूपी में है। रंगपुर गुजरात में दोस्तों ये जो रंगपुर है, और एक ग्वादर नदी के किनारे है। धौलावीरा जो है गुजरात में भी है और रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनमाली जो है हरियाणा में है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो है वह अन्नागार है। इस तरह से दोस्तों पूछता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपको अन्नागार बताना है। एक स्नानागार भी होगा, वो आगे आएगा। और इनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। तो दोस्तों जो अन्नागार है ये दोस्तों ये अन्न रखने के लिए है। जो स्नानागार था वो दोस्तों स्नान करने के लिए तालाब की तरह बड़ा सा बना हुआ था। और दोस्तों इनकी प्रमुख फसल जो थी वो गेहूं थी और जौ थी। या सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, यानी काली चूड़ियों को ही कालीबंगा कहते हैं। तो वहाँ से काली चूड़ी मिली हुई थी। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मनका दोस्तों होता था जैसे आजकल घड़ा वगैरह होता है, इस तरह से मनका होता था। जो बनाने का कारखाना था लोथल और चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ है। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। और जो इस तरह से पूछेगा दोस्तों चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, हड़प्पा, लोथल, और आगे पूछ लेगा 2-4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको लोथल लगाना है। हड़प्पे की जो मोहरें हैं, मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता था। ये मोहरें सैटेलाइट धातु की बनी हुई थी। इस तरह से पूछेगा किस धातु की बनी हुई थी, तो आपको सही आंसर लगाना है सैटेलाइट धातु। और सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। इस तरह से देखिए पूछेगा, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और इम्पोर्टेंट है जो पशु है, पशु में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग होता था दोस्तों।
हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जो है करते थे। और यहाँ पे मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना इनका दोस्तों प्रयोग करते थे। और दोस्तों यहाँ पे इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को जो है टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग की डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ और यहाँ पे जो विनाश का कारण था बाढ़ को माना जाता था। तो आज तक यहीं मिलेंगे कल दोस्तों इससे आगे वाले टॉपिक पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।